A wonderful welcome everyone. I hope dear friends you all are doing awesome. And dear friend, in previous video we had studied about the history of Jammu और आज के इस लेक्चर के अंदर इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ लद्दाख के ऊपर कुछ फैक्ट्स लेके आए और उसके बाद उन किंगडम्स की बात करेंगे, उन डायनेस्टी की बात करेंगे जो लद्दाख के अंदर थी और इन बुक्स की बात करेंगे, यानी जो सोर्स है लद्दाख की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से जानने का. डेफिनेटली वी आर गोना पुट लाइमलाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख in this lecture today. Or I hope dear friends this lecture will gonna just give you a huge benefit as far as your competitive examination is concerned. जो आपका competitive examination आने वाला है या आप किसी competitive examination की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी competitive exam के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर JKSSB के अंदर, तो आपको वहां पे इन सभी फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. लेकिन डियर फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर के अंदर जो लद्दाख के फैक्ट्स तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हिस्ट्री ऑफ लद्दाख के बारे में भी हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. और शुरुआत में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं, बुक्स हैं, इन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो लद्दाख की हिस्ट्री के बारे में हमें अच्छे तरीके से एलोबरेट करती हैं. सो डियर फ्रेंड विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस लेक्चर. और आज सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कौन सी ऐसी वो इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट बुक है जो लद्दाख की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से एलोबरेट करती है. डियर फ्रेंड अगर मैं बात करूं लद्दाख के यानी 4 बुक्स के नाम लद्दाख रखे गए हैं. पहली जो बुक थी लद्दाख जो किसके द्वारा लिखी गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लिखी गई थी, जिसके अंदर आपको लद्दाख के बारे में अच्छे तरीके से जानने को मिलता है और पूरी हिस्ट्री के बारे में आपको एक अच्छा एक कंसेप्ट मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि कौन सी डायनेस्टी यहाँ पे लद्दाख में आई थी और कहाँ से लद्दाख ये पनपना शुरू हुआ था, यानी कहाँ से ये लद्दाख यहाँ से निकला था, यानी किस तरीके से लद्दाख का नाम पड़ा था. तो उस तरीके से उतना डीप तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन एक बार फिर भी ओवरव्यू के तरीके से और एक अच्छी खासी हिस्ट्री के तरीके से मैं आपको इस लेक्चर का फिनिश करूंगा. उसके बाद फैक्ट्स देखेंगे तो उस तरीके से हम जानने वाले हैं. उसके बाद जो दूसरी लद्दाख की बुक थी वो किसने लिखी थी, बॉब गिबन्स ने लिखी थी, जिसके अंदर भी आपको अच्छा फैक्ट्स जानने को मिलता है अगर आप बात करें लद्दाख की हिस्ट्री की बात करें. और उसके बाद अगर तीसरी लद्दाख की बुक की बात करें वो SS जर्जन ने लिखी थी, जो भी अच्छी एक किताब है. उसके बाद PN चोपड़ा के द्वारा भी एक बुक जिसका नाम लद्दाख था, उसके ऊपर भी अच्छे तरीके से उन्होंने लद्दाख के ऊपर अच्छे तरीके से स्टडी करी थी और पूरे जो हिस्टोरियंस थे उन सभी की स्टडी करके उन्होंने भी एक अच्छी बुक लिखी थी, जिसके बारे में भी हम सबको लद्दाख के बारे में अच्छे तरीके से फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानने को मिलते हैं. उसके बाद ये फ्रेंड हिमालयन तिब्बत एंड लद्दाख जो किसके द्वारा लिखी गई है, AR हैबर के द्वारा लिखी गई है. उसके अंदर जो तिब्बत के नहीं लद्दाख रीजन के अंदर जो हिमालय है, जो माउंटेन्स हैं, उनके बारे में और उस लद्दाख की फाउंडेशन के बारे में अच्छे तरीके से एलोबरेट करा गया है. उसके बाद बात करते हैं लद्दाख लैंड एंड इट्स पीपल की बात करते हैं तो ये प्रेम सिंह जिना के द्वारा लिखी गई है. तो इसके अंदर आप लद्दाख की ज़मीन के बारे में बात करते हैं कि वहाँ का जो वो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, और उसके बाद जो टेरेन है वहाँ का, जो वहाँ की वादियाँ हैं, जो वहाँ के जो पहाड़ हैं वो किस तरीके से, और उसके बाद वहाँ के लोग कैसे थे, यानी किस धर्म को वो फॉलो करते थे और कौन कौन से वहाँ पर डायनेस्टीज थी, उसके बारे में ये बुक हमें अच्छे तरीके से एलोबरेट करती है. उसके बाद तिब्बतन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, जो बात करते हैं तो अगर ये किसने लिखी अगर आपको कोई पूछे तो ये RA स्टेन ने लिखी है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश के अंदर जानने को मिलेगा, लेकिन ये अच्छी एक सिविलाइजेशन को बताती है जो तिब्बत वाला जो एरिया है उस सभी को वो अच्छे तरीके से एलोबरेट करती है, जिसके अंदर लद्दाख भी आता है. उसके बाद एंटिक्विटीज ऑफ इंडियन तिब्बत की बात करते हैं, ये AH फ्रैंकी ने लिखा है. तो इसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानने को मिलते हैं. सो आई होप डियर फ्रेंड ये वाली जो इंपॉर्टेंट बुक्स थे आप सभी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई हैं. तो आपको एक बार लिखना है इसके अंदर क्या लिखा है, इतना तो हम नहीं जान सकते, लेकिन आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा ओवरव्यू करके पूरे हम हिस्ट्री ऑफ लद्दाख के बारे में अच्छे तरीके से अच्छे फैक्ट्स जानेंगे और हिस्टोरिकल भी अच्छे तरीके से हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी जानेंगे. डियर फ्रेंड इफ यू आर फ्रॉम लद्दाख एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, क्योंकि आप अगर लद्दाख के रहने वाले हैं तो डेफिनेटली आप सभी के लिए जो लद्दाख की हिस्ट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है. क्योंकि लद्दाख अगर आप जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिफोर 31st of October 2019 लद्दाख वाज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज ओवर जम्मू एंड कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 3 प्रोविंसेस. एक जम्मू थी, श्रीनगर और उसके बाद लद्दाख थी. तो ये हमारा ही एक हिस्सा है जो अभी 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो उसको आर्टिकल 240 के तहत उसको वहाँ पे किसके अंदर रखा गया है, यानी लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी को उसका दर्जा दिया गया है. तो ये हम सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. डियर फ्रेंड प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स और हिस्ट्री के बारे में, जम्मू के बारे में अच्छा पता लगा था. मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि सिख के बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन एक बार हम पहले फिनिश कर देते हैं, उसके बाद सिख की हिस्ट्री को अलग से देखेंगे ताकि हमें ये एक पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए. और उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ सिख, जो सिख किस तरीके से रहते थे, क्या क्या टर्म्स थे उनके टाइम में, उन सभी के बारे में अच्छे तरीके से डीपली वे में हम हिस्ट्री को जानने वाले हैं.
सो आगे चलते हैं डियर फ्रेंड। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो लद्दाख के जो टिट बिट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्या टिट बिट्स है, मीन इसके बारे में अच्छे तरीके से बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर हमारे लद्दाख की बात करें तो वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन। अगर हम हिस्ट्री ऑफ लद्दाख यानी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें लद्दाख की, तो हमारे पास बहुत ही तुच्छ यानी बहुत ही कम हमारे पास क्या है सूचना है, जिससे हमें यह पता चलता है कि लद्दाख के अंदर कौन कौन सी अच्छे हिस्टोरियंस रहे थे, कौन कौन से राजा रहे थे, कौन कौन से ऐसे प्रोमिनेंट रूलर रहे थे जिन्होंने लद्दाख के रीजन में राज करा था। अगर हम बात करें, ये माना जाता है कि जो मंगोलियन तिब्बतियंस थे, जो तिब्बत के रहने वाले थे, वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ लद्दाख थे। यानी जो सबसे पहले वहां के जो लोग थे वो कौन थे, मंगोलियन तिब्बतियंस, वहां के जो लद्दाख के अंदर रहने वाले थे। उसके बाद अगर बात करें वहां पे लद्दाख के अंदर बात करें तो ये 3 ग्रुप्स के अंदर बांटा गया था। एक था मोन्स, दर्द, जो मैंने आपको बताया था, ये दर्द एक लैंग्वेज भी है जो आजकल पाकिस्तान के स्वैट डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ज्यादातर बोली जाती है, या नॉर्दर्न यानी जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान का उसके साथ साथ आती है और ये तिब्बत के को भी कनेक्ट करती है। उसके बाद मंगोल्स थे जो तिब्बतन्स के ग्रुप था, यानी यह सारे कहाँ के ओरिजिन है, ये जो मॉन्स आ गए, दर्स आ गया, मंगोल्स आ गए, ये सारे के सारे कहाँ से निकले हैं, ये तिब्बतन से निकलते हैं। उसके बाद अगर बात करें दूसरे जो लद्दाखी हैं वो कहाँ से निकले, आर्यन रेस से निकलते हैं। डियर फ्रेंड, आर्यन रेस यानी इंडो आर्यन भी कहा जाता है इनको, जो 18th सेंचुरी से पहले की बात होती है, लेकिन इनका जो रोल है आर्यन समाज का, जो आर्यन रेस का, तो वो 18th सेंचुरी के अंदर इसका बहुत ही अच्छा रोल है। तो ये यहाँ पे आपको पता है कि ईरान के रहने वाले थे जो आर्यन जो थे, तो वो वहाँ से ये एक नस्ल आई थी जो दूसरे लद्दाखी वहाँ पे जो अब लद्दाख के अंदर रहते हैं। उसके बाद ये माना जाता है कि जो बुद्धिज़्म था लद्दाख के अंदर, जो कश्मीर के थ्रू फैला था, तो इसी टाइम पे आया था, कब आया था, जब कश्मीर के अंदर जो किंग अशोका का राज था, और उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मिशनरीज थी जो बुद्धिज़्म की थी, यानी जो बुद्धिज़्म की जो बड़ी मिशनरीज थी या जो घोंपा थी वो वहाँ पे फाउंड की गई थी। और इसी तरीके से लद्दाख रीजन के अंदर भी सेम वही डिट्टो वहाँ पे जो कंसेप्ट था, वही जो एक रिचुअल्स था वहाँ पे भी फॉलो करा गया था। और ड्यूरिंग द अशोकास एम्पायर, तो वहाँ पे जो बुद्धिज़्म था वो लद्दाख के अंदर क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था और स्प्रेड भी हुआ था। उसके बाद बात करें, लद्दाख वाज आल्सो पार्ट ऑफ कनिष्काज एम्पायर, जो कनिष्का हमने पहले पढ़ा था कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर, तो उस टाइम पे भी जो लद्दाख था वो उनके अंडर आता था। तो इसीलिए जो कनिष्काज एम्पायर था इस टाइम के अंदर भी जो लद्दाख था उनके राज्य का एक पार्ट था। उसके बाद बात करते हैं द ग्रेट रूलर ऑफ कश्मीर, एक जो अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, जिनको ललित आदित्य मुक्तापाध्याय के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने भी अच्छे तरीके से ये यहाँ पे लद्दाख के अंदर रूल करा था। उन्होंने जो तिब्बत को हराकर और लद्दाख को हराकर वहाँ पे, यानी सब्जुगेटेड का मतलब होता क्वेस्ट, यानी अपने हाथों में ले लिया था उनको जीतकर। उसके बाद ये फिर बात करते हैं कैरावंश की बात करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कैरावंश की बात करते हैं। तो डिफरेंट कैरावंश क्या थे, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे व्यापारी होते थे जो नॉर्दर्न एशियन के पार्ट में ज़्यादातर रेगिस्तान के अंदर चलते थे, यानी जो वहाँ पे क्या करते थे, पश्मीना बेचा करते थे, सिल्क बेचा करते थे, कारपेट्स बेचते थे, मसाले होते थे, यानी सभी का या डाई स्टफ्स होते थे, ये सभी वहाँ पे क्या करते थे, वो वहाँ पे बेचते थे। और वो ट्रेडर्स थे जो आपको मैंने वो लेक्चर दी थी जम्मू की हिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे जो रंजीत देव सिंह थे वहाँ पे इनसे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित भी हुए थे। उसके बाद वो वहाँ पे क्या हुआ था, जो ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया था, जो टेरेंट था लद्दाख का, तो उसके अंदर ये जो कारावंश थे, जो ये ट्रेडर थे, वो वहाँ पे ये ट्रेड करते थे, जिसको अच्छे तरीके से एक हिस्ट्री के अंदर अच्छा ट्रेड भी माना जाता है और एक सिल्क ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है, यानी सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट ट्रेड रूट बिटवीन, ये जो एक बहुत ही अच्छा एक रूट था, एक रास्ता था जो कहाँ से किसको कनेक्ट करता था, जो पंजाब और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता था यहाँ से। तो इस तरीके से ये एक जो रूट था एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूट माना जाता था, जहाँ पे जो कैरावंस थे जो अपने टेक्सटाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उसके बाद जो स्पाइसेस होते थे या रा सिल्क होता था, पश्मीना होता था, कारपेट्स होते थे या डाई स्टफ्स होता था, उनको वहाँ पे बेचते थे। डिफरेंट, ये तो एक सिंपल से एक ब्रीफ हिस्ट्री है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन सी सबसे पहले जो लद्दाख के अंदर जो डायनेस्टी है वो मानी जाती है, विच वन वाज द फर्स्ट डायनेस्टी इन लद्दाख, तो लाल चीन डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे जो लाल चीन डायनेस्टी यानी चीन डायनेस्टी की अगर मैं बात करूँ तो आजकल के टाइम पे इसको सॉर्दर्न चीन के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो साउथ साइड का जो चीन है, सॉर्दर्न चीन जिसको माना जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो लाल चीन डायनेस्टी थी ये फोर्थ और लास्ट सॉर्दर्न डायनेस्टी थी किसकी, चाइना की,
यानी जो सॉर्थन डायनेस्टी थी, यानी सौदर्न डायनेस्टी थी चाइना की, ये फोर्थ भी थी और लास्ट डायनेस्टी थी किसकी, चीन डायनेस्टी की। अगर बात करें लाल चीन डायनेस्टी की बात करें तो ये फर्स्ट डायनेस्टी थी जिसने लद्दाख के अंदर राज करा था। अगर बात करें ये किसने फाउंड करी थी, दो तिब्बत के जो प्रिंस थे उन्होंने यहाँ पे फाउंड करा था इसको। एक का नाम था ताशी सेकपाल और दूसरे का नाम था स्किडेट नेमोगन, जो 922 ईस्वी के आसपास उन्होंने क्या करा था, लद्दाख को वहाँ पे फाउंड करा था, कायम करा था। उसके बाद बात करते हैं लाल चीन डायनेस्टी की बात करते हैं तो लगभग उन्होंने वहां से 922 ईस्वी से लेके वहां तक 15th सेंचुरी तक वहां पे क्या करा था, उस टेरिटरी के अंदर, उस लद्दाख के अंदर, लेह लद्दाख जो नाम जाना जाता है, तो उसके अंदर उन्होंने राज करा था। अगर बात करते हैं लाल चीन के टाइम की बात करते हैं तो वहां पर उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अमन और शांति रहता था। और उसी टाइम के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह बुद्धिज़्म जो था वह कॉमन रिलीजन बना था। किसका, यहाँ पे लद्दाख के अंदर एक बुद्धिज़्म था, वह कॉमन रिलीजन बन गया था। उसके बाद जो लाल चीन जो रूलर्स थे उन्होंने एक अच्छे तरीके से संरक्षण भी किया था और पंचायत राज को भी वहां पे इस्टेब्लिश करा था, जिसके अंदर वो डिसीजन लेते थे। अगर कोई भी सोसाइटी के अंदर वहां पे क्या हो जाती थी, कन्फ्लिक्ट हो जाती थी, तो उसके बारे में वो एक सिस्टम वहां से जो लाल चीन टाइम के थे, जो लाल चीन के रूलर्स थे, उन्होंने वहां पे पंचायत सिस्टम को भी इस्टेब्लिश करा था। उसके बाद बात करते डिफरेंट एक और अच्छे रूलर थे जो बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर माने जाते हैं लद्दाख की हिस्ट्री के अंदर, तो उनकी बात करते तो उनका नाम था खाजा। डिफरेंट ये एक बहुत ही अच्छे रूलर थे लद्दाख के अंदर, जिनको लाहा लामा याशिस ऑड के नाम से भी जाना जाता था। इनकी खासियत ये थी कि इन्होंने 21 बुद्धिस्ट स्कॉलर जो पंडित थे, यानी जो बुद्धिस्ट के महाज्ञानी थे, उनको वहां पे कश्मीर के अंदर भेजा था ताकि वो हिस्ट्री के और कश्मीर के बारे में अच्छे तरीके से हिस्ट्री पता कर पाए। और वो किसके अंडर काम करते थे, जो 21 बुद्धिस्ट स्कॉलर थे वो पंडित सरदाकरा वर्मा के अंदर वो क्या करते थे, निगरानी में थे, वो उनकी देखभाल करते थे, यानी उनके अंडर वो वहां पे काम करते थे। उसके बाद इसका मकसद क्या था, 21 बुद्धिस्ट को कश्मीर भेजने का मकसद ये था कि ये यहाँ पे अच्छे तरीके से जो बुद्धिज्म को अच्छे तरीके से प्यूरिफाई कर पाएं और जो दूसरी इधर उधर की जो प्रैक्टिस है, जो रीति रिवाज है, उनको हम खत्म कर पाएं। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे खाजा जो थे उन्होंने एक मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी जो नियामा के अंदर है, लेह के अंदर है, तो उसके अंदर उन्होंने क्या करा था, इस यूनिवर्सिटी की भी फाउंडेशन उन्होंने नींव रखी थी। उसके बाद उन्होंने जब वहाँ पे क्या करा था, एक ऐसे जो स्कॉलर थे उन्होंने वहाँ पे उनको इन्वाइट करा था जिनका नाम था महाना स्कॉलर थे। एटिस दीपनाकर के नाम से भी जाना जाता था, जो कहाँ के थे, विक्रमशिला के नाम से थे। अब अगर आपको मैं बात करूं, जो विक्रमशिला है, जो लद्दाख में जो विक्रमशिला के रहने वाले थे, यानी महावाना स्कॉलर थे जिनका नाम था आतिश दीपनाकर, वो कहाँ के रहने वाले थे, ये एक धर्मपाल किंग के टाइम की बात करते हैं। तो उस टाइम ये यहाँ पे किस टाइम की बात हो रही, 8th और 9th सेंचुरी की बात हो रही डियर फ्रेंड। और आज का अगर बात करें विक्रमशिला की बात करें तो आज ये बिहार स्टेट के अंदर आता है। उसके बाद डियर फ्रेंड एक आपके पास नोट है, आप सभी को अच्छे तरीके से इसके ऊपर भी गौर करना है, अच्छे तरीके से इसको समझना है कि जो सुल्तान शबाबुद्दीन थे उन्होंने कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के ऊपर भी राज करा था और लद्दाख के ऊपर हमला करके लद्दाख था उसको भी क्या करा था, क्वेस्ट ऑन करके अपने राज्य के अंदर उसको हड़प लिया था, ले लिया था। उसके बाद जो सुल्तान सिकंदर थे उन्होंने भी लद्दाख के ऊपर दोबारा से आक्रमण करके दोबारा से लद्दाख की टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद सुल्तान जैन उल अबदीन, जिनको बुद्धशाह आप कश्मीर भी कहा जाता है, उन्होंने भी यहाँ पे लद्दाख को हराकर उन्होंने अपने इसको अपने किंगडम में शामिल कर दिया था। डियर फ्रेंड उसके बाद यहाँ पे एक बात शुरू होती जिस रूलर के हेल्प से कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम रूल बिगिन होता है, उसकी बात करते हैं। वो एक प्रिंस थे, लद्दाख के प्रिंस थे, जो किसके बेटे थे, जो लालचीन नगोरुब जो वहाँ के राजा थे उनके वो प्रिंस थे जिनका नाम रिनचिन था। ये किंग ऑफ जो सन किसके थे, किंग लालचीन नगोरुब के जो क्या थे, वो सन थे, जिन्होंने क्या करा था, कश्मीर के अंदर रूल करा था। और किस टाइम रूल करा था, जब कश्मीर के लास्ट हिंदू रूलर, जिनको सबसे वीक रूलर भी माना जाता था, जिनका नाम था सहादेव। आपने देखा होगा, अगर अच्छी तरीके से प्रीवियस वीडियो को वॉच करा होगा तो वहां पे आपको मिला था, जब मैंने आपको वहां पे कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में अच्छे तरीके से बताया था, वहां पे मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो कश्मीर के अंदर जो हिंदू रूलर था लास्ट, वो सहादेव थे, जो एक बहुत ही क्या थे, एक वीक रूलर थे। उसके बाद बात करते हैं उन दिनों की बात करें तो जो कश्मीर के अंदर किसका आक्रमण हुआ था, जो तारतर चीफ दुलाचा था, जिनको जुल्फकीर के नाम से भी जाना जाता, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। उन्होंने वहां पे क्या करा था, अटैक करा था और कश्मीर के अंदर उन्होंने क्या करा था, राजाओं को खत्म कर दिया था और राजाओं के ऊपर आक्रमण करके कश्मीर के राज्य को और वीक कर दिया था। और उसी वहां पे आक्रमण का बेनिफिट उठाकर जो रिनचिन थे उन्होंने कश्मीर के अंदर आक्रमण करा और अपने आप को लास्टली वहां पे क्या बना दिया, उन्होंने वहां का कश्मीर का एक रूलर बना दिया। जैसे ही मैंने आपको यह भी बताया था कि जो रिनचिन थे, जैसे ही
इन्होंने अपने आप को किंग घोषित किया, एक राजा घोषित किया, तो उन्होंने इस्लाम को अपनाया और उसके बाद अपने नाम को सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से वहाँ पे जाने लगे। तो उन्होंने कब से कब वहाँ पे राज करा था, तो अगर आपको कोई पूछे तो 1320 से लेके 1323 ईस्वी तक उन्होंने वहाँ पे जो सुल्तान सदरुद्दीन, जिनको रिंचिन कहा जाता है, उन्होंने वहाँ पे राज करा था। सो डियर फ्रेंड, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, यहाँ पे नमग्याल डायनेस्टी की बात करते हैं। अब नमग्याल डायनेस्टी भी एक बहुत ही अच्छी डायनेस्टी है। ये बात कब की होती है, ये यहाँ पे बात हो रही है 1460 से लेके 1842 ईस्वी की बात हो रही है। जो नमग्याल डायनेस्टी है ये यहाँ पे किसने फाउंड करी थी, एक भगन थे, सन ऑफ, जो किसके बेटे थे, भारा, BHARA, भगन जो थे एक सन ऑफ भारा थे, जो क्या करते थे, वो कहाँ किंगडम के अंदर, किस किंगडम के अंदर काम करते थे। यानी इसका मतलब जो नमग्याल डायनेस्टी से पहले कौन सा था, मारियाल करके, MARYUL, मारियाल करके एक राजा रहते थे। यानी मारियाल किंगडम था इससे पहले, जो जिनको सक्सीड करके नमग्याल डायनेस्टी वहां पे आई थी। अगर बात करें ये कब की बात हो रही है, ये बात 1460 से 1842 इसकी बात करें। अगर ये पार्ट अब बात करें कि ये पार्ट अब कहाँ है, तो नेपाल, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के अंदर भी ये पार्ट अभी आते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने नाम को नमग्याल क्यों रखा था, क्योंकि नमग्याल का मतलब ही होता था विक्टोरियस, यानी हमेशा फतेह हासिल करने वाले, जीत हासिल करने वाले और जीतने वाले। इसीलिए उन्होंने अपने नाम के साथ क्या रखा था, नमग्याल रखा था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भागंस के जो सन थे, किंग ताशी नमग्याल, जो ताशी नमग्याल थे वो कौन थे, जो भगन थे, जिनको ये नमग्याल डायनेस्टी का फाउंडर भी माना जाता था, उनके बेटे थे। उन्होंने कब से कब राज करा था, 1555 से लेके 1575 ईस्वी तक उन्होंने वहां पे लद्दाख के अंदर राज करा था। और उन्होंने क्या करा था, जो रेडर्स थे, जो सेंट्रल एशिया के रेडर्स थे, उन्होंने वहां उनको क्या करा था, रिपेल करा था, अपोज करा था। उसके बाद जो ताशी नमग्याल, जो किसके बेटे थे, भगन के बेटे थे, उन्होंने वहां पे एक रॉयल फोर्ट भी बनाया, वहां पे जो नमग्याल पीक के ऊपर उन्हें अच्छा एक पैलेस बनाया, एक अच्छा वहाँ पे एक हवेली बनाई है, जो एक पैलेस एक अच्छा है जिसको जाना जाता है, और ये फर्स्ट रॉयल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जो नमग्याल पीक के ऊपर इस्टेब्लिश है। उसके बाद ये फ्रेंड यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, किंग सेवांग बात करेंगे, नमग्याल की बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मिर्ज़ा हैदर भी थे, जिनका भी एक बहुत ही ज़्यादा रोल रहता था, जो ताशी नमग्याल के टाइम की बात करते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक दूसरी भी फैक्ट बताऊंगा, जो है सिनेज नमग्याल थे, जो सन ऑफ देलदा नमग्याल थे, जिन्होंने 1642 से 1694 ईस्वी तक राज करा था। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले नमग्याल डायनेस्टी को हम फिनिश कर देते हैं। जो किंग सेवांग नमग्याल थे, जो किसके नेफ्यू थे, जो ताशी नमग्याल थे, उनके जो भतीजे थे स्वेंग नमग्याल थे, तो उन्होंने उसके बाद अपने अंकल के राज को कहाँ पे क्या करा था, चलाया था, आगे लीड करा था। उसके बाद उन्होंने किसको, मुस्तांग और कुल्लू और बल्तिस्तान को, उन्होंने उन एरियाज को क्या करा था, कन्क्वायर करके उनके ऊपर अपने अपने राज्य को वहां तक कहाँ क्या करा था, फैलाया था। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जो अफगान रूलर थे, जो अहमद शाह अब्दाली थे, उन्होंने जब कश्मीर के अंदर आक्रमण करा था 1752 के आसपास, तो उन्होंने वहाँ पे क्या, उसके पहले कौन थे वहाँ पे, वो कौन रहते थे, उससे पहले वहाँ पे मैंने आपको पीछे पढ़ाया, तो एक बार आप हिस्ट्री को ओवरव्यू कर दे। चक डायनेस्टी थी जिस टाइम मुगल आए थे, फिर मुगल को उन्होंने, जो अफगान रूलर थे, उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। फिर 12 से उन्होंने 1761 और 62 ईस्वी के अंदर फिर से मुगल ने आक्रमण करा और फिर से वहाँ पे उन्होंने अपने राज्य को स्टैब्लिश करा। तो इसको भी आप एक बार देख लें। जो अफगान रूलर थे, जो अहमद शाह अब्दाली थे, उन्होंने कश्मीर के अंदर आक्रमण करा था, और आफ्टर दिस लद्दाख जो किंग थे, उन्होंने क्या करा था, जो अपना जो श्रद्धांजलि उन्होंने क्या करा था, एक ट्रिब्यूट दिया था, किसको, कश्मीर गवर्नर को वहां पे ट्रिब्यूट दिया था। उसके बाद जो क्योंकि जो अफगान के रूलर थे, उन्होंने जो कश्मीर के उस टाइम के गवर्नर थे उनको मार दिया था, और या मरवा दिया था अपनी सेना के द्वारा। तो उसी तरीके से जो वहाँ पे लद्दाख के जो किंग्स थे, उन्होंने वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी थी। उसके बाद अगर बात करते हैं डिफरेंट लास्ट रूलर ऑफ नमग्याल डायनेस्टी की बात करते हैं, तो ये सेपाल थे। कौन थे ये लास्ट रूलर, कौन थे, सेपाल। इनका पूरा नाम था सेपाल डोनडप नमग्याल। इन्होंने 1802 से लेके 1832 ईस्वी तक वहाँ पे क्या करा था, राज करा था। अगर बात करते उसके बाद जोरावर सिंह की बात करते हैं, जिन्होंने जो रंजीत सिंह थे, जो सिख रूलर थे, उनके टाइम पे एक अच्छा वहां पे एक आर्किटेक्ट के अंदर अच्छा अपना पार्टिसिपेशन दिया था। तो इन 1834 जो जोरावर सिंह थे, वो एक एबल जनरल आर्मी थे, किसके, एक कमांडर थे, किसके, गुलाब सिंह डोगरा के टाइम पे, जिन्होंने वहां पे आक्रमण करा लद्दाख के अंदर, उनको अपने कब्जे में ले लिया।
उसके बाद जो बल्तिस्तान था और जो तिब्बत था, जो जोरावर सिंह का अगला जो टारगेट था 1841 के अंदर, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या करा था, वहां पे आक्रमण करा था। लेकिन हुआ क्या, उस एक्सपीडिशन के अंदर, उस अभियान के अंदर जो जोरावर सिंह थे उन्होंने अपनी जो लाइफ को लॉस्ट कर दिया, अपनी मीन्स वो उनको मारा दिया गया। और उसके बाद वहीं पे जो तिब्बत के अंदर अभी आता है और उसको पुरांग और या बुरांग के नाम से भी जाना जाता है, उनको वहीं पे दफना दिया गया। यानी जो उनकी वहां पे जो कब्र है जो पुरांग के अंदर आती है, डियर फ्रेंड, PURAN, और इसी तरीके से इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, BURANG, बुरांग के नाम से जाना जाता है, जो अभी तिब्बत के अंदर आता है। उसके बाद यहां पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक अच्छी हिस्ट्री शुरू होती है। जब बात करते हैं अगर मार्च 16 1846 की बात करें, तो जो ब्रिटिशर थे, आप सभी को पता, उन्होंने गुलाब सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी, और जिसके अंदर वो जम्मू कश्मीर को खरीदा था 75 लाख नानी रुपीज़ के अंदर उनको गुलाब सिंह को बेचा गया था। उसके बाद गुलाब सिंह को वहाँ का राजा बनाया गया, तो जो हिली टेरेंट था जम्मू कश्मीर का और लेह लद्दाख का, उसको उनको राजा बनाया गया था, जिस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रीटी के द्वारा जो गुलाब सिंह थे उनको महाराजा बनाया गया था जम्मू कश्मीर का। जो हिली माउंटेन्स कंट्री एक थी उसको राजा बनाया गया था, और उसको एक डिपेंडेंसी दी गई थी जो कहाँ पे सिचुएटेड थी, इंडस रिवर के आसपास सिचुएटेड थी, या वेस्ट ऑफ द रवि के आसपास सिचुएटेड थी। उसके अंदर अगर बात करें, इसके अंदर उनको लद्दाख दिया गया था, गिलगित दिया गया था, बल्तिस्तान दिया गया था, ये सभी उनको ट्रांसफर किए गए थे। उसी तरीके से यहाँ से हमारे जम्मू कश्मीर की जो फाउंडेशन थी डियर फ्रेंड, वहाँ से शुरू होती है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो सिख रूलर थे उसके बाद उन्होंने 1948 तक वहाँ पे रूल करा था, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट की फाउंडेशन थी वो कायम हुई थी। अगले लेक्चर के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी जम्मू और कश्मीर की स्टेट का टाइटल मिला, कौन कौन से ऐसे वो कारण थे और ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिनको हमें जानने बहुत ही जरूरी है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। लेकिन डियर फ्रेंड, उससे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैंने वहाँ पे बात करी थी, आपको मिर्जा हैदर की बात करी थी, और वहाँ पे सीनेज नामग्याल की बात करते थे, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो मिर्जा हैदर थे उन्होंने क्या करा था, यानी लद्दाख वाज इन्वेडेड बाय उन्होंने हमला करके वहाँ पे जो राज करा था, जिनका नाम क्या था, मिर्जा हैदर दुगलत था। ये ग्रेट मिलिट्री कमांडर थे, किसके, अबू सईद खान के, जो कहाँ के थे, काशगर, यानी जो चाइना के रहने वाले थे उस टाइम के। वो एक मिलिट्री कमांडर थे वहाँ पे, जिन्होंने लद्दाख के अंदर आक्रमण करा और लद्दाख को अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद बात करते मिर्जा हैदर वो कहाँ से निकल गए थे। उसके बाद वो करगिल की ओर चला गया, जहाँ करगिल के अंदर एक सुरू वैली करके एक नाम आता है, तो वहाँ पे चला गया, और उन्होंने वहाँ पे लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने दूसरे पार्ट को स्टैब्लिश करा और वहाँ पे रूल करा। और वहाँ पे नुब्रा वैली है लद्दाख के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर, तो उसके ऊपर भी उन्होंने अपना राज जताया और अपने राज्य को स्टैब्लिश करा। उसके बाद बात करते हैं, देखो मैंने वहाँ पे बात करी थी ताशी नामग्याल जो थे, तो वहां पे जो दुगलत तो उनको क्या करते थे, रेजिस्टेंस करते थे, यानी उनके मूवमेंट को वहां पे क्या करते थे, वो रोकते थे। जो मिर्जा हैदर थे उन्होंने दोबारा से फिर, क्योंकि जो ताशी नामग्याल थे वो अपने आप में एक पावरफुल किंग थे, और उन्होंने जो दुगलत थे, उन्होंने हैदर दुगलत तो वहां से निकाल दिया। लेकिन जो मिर्जा हैदर थे वो अपने आप में एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर माने जाते हैं। उन्होंने फिर से 1541 ईस्वी के आसपास फिर से दोबारा से लद्दाख के अंदर आक्रमण करा और लद्दाख को अपने पूरा फिर से दोबारा से सब्जुकेट कर दिया, क्वेश डाउन कर दिया। उसके बाद उन्होंने वहां पे क्या बनाया, जो मुल्ला कासिम और मुल्ला बागी थे उनको वहां पे बल्तिस्तान और लद्दाख का वहां पे क्या बना दिया था, गवर्नर बना दिया था। डियर फ्रेंड, अगर आप बात करें जो ताशी नामग्याल थे वो कहां के रहने वाले थे, अगर हम बात करें तो ये सिक्किम के रहने वाले थे। अगर इनकी बात करें तो 26 अक्टूबर 1893 की बात होती है, उनका वहां पे जन्म हुआ था, और 2 दिसंबर 1963 को उनकी मृत्यु हुई थी। ये यहाँ पे चौग्याल डायनेस्टी के, यानी चौग्याल जो किंग्स थे वहां के रहने वाले थे। अगर यहाँ पे बात करें ताशी नामग्याल की बात करें, तो ताशी नामग्याल के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, क्यों जो स्वेंग नामग्याल के ब्रदर थे उनका नाम था थुटोब नामग्याल। थुटोब नामग्याल उनका नाम था, THUTOB नामग्याल नाम था इनका। इसी तरीके से यहाँ पे मिर्जा हैदर के बारे में हमें अच्छे तरीके से जानने को मिलता है। उसके बाद ये फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सीनेज नामग्याल की बात करते हैं। तो सीनेज नामग्याल जो किसके बेटे थे, जो दिलदान नामग्याल के बेटे थे, DELDAN, दिलदान नामग्याल के बेटे थे, जिन्होंने 1642 से लेके 1694 ईस्वी तक वहां पे रूल करा था। जो सीनेज नामग्याल थे उनको लायन किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करी थी लद्दाख के अंदर रिस्टोर करने के, क्यों जो उनकी जो ग्लोरी थी, जो उनकी शान थी, उसको अच्छे तरीके से, एक अच्छे एम्बियस तरीके से और एक बहुत बलपूर्वक वहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू करा था, ताकि वो दोबारा से लद्दाख की ग्लोरी को अचीव कर पाएँ।
उसके बाद बात करते हैं सिनेज नामग्याल की बात करते हैं तो उन्होंने अपने जो किंगडम था, जो राज था, जंस्कर और स्पीति, लाहौल स्पीति के अंदर भी, जो अभी हिमाचल के अंदर आता है, वहां तक अपने राज्य को उन्होंने क्या करा था, स्प्रेड करा था, बढ़ाया था। उसके बाद उन्होंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ जो किंगडम ऑफ नजीराज थे उनके ऊपर भी वहां पे उन्होंने क्या करा था, आक्रमण करा था और वहां पे अपना हक जताया था। ये अब जंदा कंट्री एक आ जाती है जो वेस्टर्न तिब्बत के अंदर आ जाती है प्रेजेंट डे की अगर आप बात करें। उसके बाद बात करें ड्यूरिंग हिज रेन, बात करें जो वहाँ पे एक अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेड की बात हो जाती है और उन्होंने अच्छे तरीके से ट्रेड को भी फैलाया था, जिस ट्रेड के अंदर एक वहाँ पे रूट था जिसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। डियर फ्रेंड, सिल्क रूट एक हिस्टोरिकल बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको बहुत ही ज़्यादा तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल माना जाता है। अगर देखो मैं यहाँ पे आपको सिल्क रूट की बात करता हूँ, ये एक हिस्टोरिकल ट्रेड होता था जो 2nd सेंचुरी के अंदर चलता था और 2nd सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक इस रूट को चलाया गया था। यानी सिल्क रूट के नाम से यहाँ पे एक ट्रेड चला जाता था जिसके अंदर जो कारावान्स होते थे वहाँ पे सिल्क का व्यापार करते थे। अगर ये बात करी कहाँ से कहाँ फैला है, जो एशियन से लेके, एशिया से लेके मेडिटेरियन, जो मेडिटेरियन सी है यानी जिसके अंदर आप बात करें ग्रीस की बात करें, इटली तक बात करें, ये फैला हुआ है। और नॉर्थ सेंट्रल चाइना से लेके और जहाँ पे ये जो जितने भी मैंने अभी बात करी, मेडिटेरियन की बात करी, ग्रीस इटली की बात करी, तो वो सारे और यहाँ पे फैला था। अगर उस टाइम की बात करें कि इसकी लेंथ कितनी थी, तो अगर आपको कोई पूछे, अगर एक बार मेरी वॉइस को आप सुन रहे हैं तो अच्छी तरीके से, जो सिल्क रूट की यानी जब वहाँ पे सिनग्याल नामग्याल की बात करते हैं 1642 और 1694 की बात हो रही है, तो उसके अंदर उनकी जो लेंथ थी उस टाइम जो सिल्क रूट की, तो 6400 किलोमीटर वहाँ पे उसकी क्या थी, वहाँ पे उसकी लेंथ थी। तो इसी तरीके से उसी रूट के थ्रू उन्होंने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करा था, अच्छी वेल्थ बनाई थी, आमदनी बनाई थी और अपने राज्य को वहाँ पे कश्मीर के साथ साथ वेस्ट तिब्बत तक भी और तिब्बत से लेकर वेस्ट ईस्ट तक भी वहाँ पे उन्होंने फैलाया था। उसके बाद सिनेज नामग्याल जो थे वे रिस्पॉन्सिबल थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स को बनाया भी था और जो रेनोवेट भी करा था, कुछ बिल्डिंग बनी थी उनको दोबारा से रेनोवेट करा था, उनको दोबारा से रंग रोगन करके अच्छे तरीके से सजाया था। उसी तरीके से क्योंकि इनको एक नोटेबल बिल्डिंग्स के उनके टाइम के अंदर जो लेह पैलेस है उसको बनाया गया था जो अब, और उसके बाद द हिमस मोनेस्ट्री और हैनल मोनेस्ट्री, जो हैनल मोनेस्ट्री अभी लेह के अंदर आती है, उनको टाइम भी बनाई गई थी। उसके बाद सिनेज नामग्याल की बात करते हैं तो उन्होंने पहला जो दुर्गप्पा स्कूल था उसके बारे में वहाँ पे उन्होंने क्या बनाया था, अच्छे तरीके से दुर्गप्पा स्कूल को भी एसोसिएट किया था, कायम किया था। उसके बाद जो किसके अंदर आता था, पैट्रोनेज ऑफ द, जो नामग्याल फैमिली के ही अंडर वो आता था, क्योंकि जो उसका संरक्षण करते थे, जिसकी देखभाल करते थे, वो नामग्याल फैमिली के अंडर ही आती थी। और आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया और ये उस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट था लद्दाख के अंदर। सिनेज नामग्याल की बात करें तो वो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, हैनल के अंदर हुई थी। जो उनका जो रिटर्न था, कहाँ से, जो एक्सपीडिशन एक अभियान था, मंगोल से वो एक अभियान करके वापस आ रहे थे और उन्होंने तिब्बत को भी ऑक्युपाई कर लिया था और सैंग, और उसके बाद जो सैंग थे उन्होंने क्या करा था, लद्दाख को एक थ्रेट दी थी और उस टाइम पे वहाँ से निकल के उन्होंने आ गया। लगभग अगर बात करें जो हैनल की, जो बात करें जो जगह का नाम है जहाँ पे सिनेज नामग्याल की मृत्यु हुई थी, ये लगभग 17th सेंचुरी की बात होती है। अगर आप बात करें अभी इसकी तो ये लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक हैनल रिवर वैली भी है जो बहुत ही अच्छे तरीके से नाम जाना जाती है, उसको एक ओल्ड ब्रांच ऑफ द एंशिएंट लद्दाख भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं चिमरी मोनेस्ट्री की बात करते हैं, चिमरी मोनेस्ट्री की बात करते हैं जो 17th सेंचुरी के अंदर बनाई गई थी, जो यहाँ पे सिनेज नामग्याल को डेडिकेट की गई थी और जो दुर्गप्पा सेक्टर था, जो सेक्शन था उसके ऊपर जो उसको डेडिकेट करा गया है, यानी यहाँ पे उसको समर्पित करा गया है। इवन टुडे अगर बात करें जो सिनेज नामग्याल है वो आजकल भी याद रखा जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे एज वेल एज वो एक बहुत ही बड़े बिल्डर थे और अपने आप में वो उनको एक लाइन किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक अच्छी बात हमें जानने को मिलती है। तो आई होप डियर फ्रेंड आपको ये इसका जो सिनेज नामग्याल थे इसके बारे में अच्छे तरीके से जानने को मिला है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। स्लाइड थोड़ी यहाँ पे पास हो गई थी तो आप इस स्लाइड को भी एक बार अच्छे तरीके से देख लें। उसके बाद अगर नहीं आप एक बार इसका पॉज कर लें और या स्क्रीनशॉट लेना, उसका नोट्स आप अच्छे तरीके से बाद में बना लेना। डियर फ्रेंड अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी यहाँ पे हमें जानने को बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि जो 31 अक्टूबर के बाद 2019 के बाद जो एक डिस्प्यूट चल रहा था, विवाद चल रहा था
इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में, तो उसको कहीं ना कहीं एक झटका मिला है, क्योंकि लद्दाख फाइनली एक यूनियन टेरिटरी बन गई है जो सेंटर से गवर्न की जाएगी, चलाई जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टिकल चीज़ है जो हमें इसके बारे में जानने को मिलनी है, जिसके ने कल्चर और पॉलिटिकल इश्यूज़ को वहाँ पे क्या करा था, लिटिल बिट थोड़ा एग्रेसिव करा था और कुछ हमें जानने को और उतागर करा था, ताकि हम उन फैक्ट्स को अच्छे तरीके से जानें। डियर फ्रेंड, अगर आप बात करें आजकल के करंट अफेयर्स के हिसाब से बात करें तो लद्दाख एक अच्छी करंट अफेयर्स को वहाँ से जनरेट करता है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। अगर मैं आपको बात करूँ जो लद्दाख का निकनेम क्या है, तो द लैंड ऑफ हाई पासिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। डियर फ्रेंड, लद्दाख एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जो सबसे बड़ी जो यूनियन टेरिटरी हमारी इंडिया की मानी जाती है, जिसका एरिया वहाँ पे आपके सामने दिया है 59,146 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है। और इसको कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से जाननी है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज है, और आपको अगर पूछे नेम द मोनेस्ट्रीज इन लद्दाख, तो आप इन मोनेस्ट्रीज के नाम दे सकते हैं। हेरमिस जो हो गया, थिस्के आ गया, लामोरी आ गया, दिस्कित आ गया, शे एट्सेट्रा, इस तरीके से आप इन मोनेस्ट्री का नाम दे सकते हैं। और अभी हमने एक दो मोनेस्ट्री की बात भी करी, हेमस मोनेस्ट्री की भी बात करी और हैनल मोनेस्ट्री की बात करी, तो इनका भी आप अच्छे तरीके से नाम दे सकते हैं। अगर कैपिटल लद्दाख की बात करें तो समर के अंदर लेह होगी और विंटर के अंदर वहाँ पे करगिल होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर एक बात करें, इंडस रिवर की बात करें, जिसको बैकबोन ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। उसके बाद अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लद्दाख, तो ला का मतलब होता माउंटेन पास और दक का मतलब होता कंट्री। तो इस तरीके से आप इस लद्दाख की मीनिंग को भी अच्छे तरीके से पढ़े। उसके बाद विच रेंज सराउंडेड लद्दाख इन द नॉर्थ, तो ये कैरोक्रम रेंज यहाँ पे इसके आसपास है, इस तरीके से इसको यूज़ करें। उसके बाद लद्दाख के अंदर बहुत ही छोटी छोटी रिवर्स हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे जंस्कर रिवर आ गया जो जंस्कर माउंटेन से निकलता है, इंदुस रिवर आ गया, श्योक रिवर आ गया, सुरू रिवर आ गया, सराप रिवर आ गया, नुब्रा रिवर आ गया, चिप चैप रिवर आ गया, द्रास रिवर आ गया, गलवान रिवर आ गया और शेंगो रिवर आ गया। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो लद्दाख के अंदर हैं, इनके बारे में आप सभी को जानना है। उसके बाद हाईएस्ट प्लेट्यू की बात करें तो ये लद्दाख ही आता है इंडिया के अंदर। तो उसके बाद अगर आप बात करें कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो पहले गवर्नर थे लद्दाख के, वो कौन थे, वो राधा कृष्ण माथुर थे, जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैं। उसके बाद सबसे पहले कब इलेक्शन शुरू हुए थे लद्दाख के अंदर, तो 1995 में पहली बार लद्दाख के अंदर इलेक्शन शुरू हुए थे। उसके बाद लद्दाख को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि मैग्नेटिक हिल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाए वेयर इज द मैग्नेटिक हिल इन इंडिया, तो आप वहाँ पे लद्दाख को देख सकते हैं और आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो विच रिवर इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ लद्दाख, मैंने अभी आपको कहा कि जो इंदुस रिवर है उसको बैकबोन ऑफ लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है। सो डियर फ्रेंड, आई होप कि आपके लिए ये जो फैक्ट्स थे अच्छे तरीके से लद्दाख की हिस्ट्री के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट जो जनरल नॉलेज के फैक्ट्स थे मैंने आपको बताए। अगले हम जैसे इनको फिनिश करेंगे उनके बाद इन सभी फैक्ट्स की भी बात करेंगे, ज्योग्राफी की भी बात करेंगे, माउंटेन्स की भी बात करेंगे, रिवर्स की भी बात करेंगे। लेकिन ये अभी एक आपको हिस्ट्री के साथ मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया ताकि आप हिस्ट्री के साथ साथ इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अच्छे तरीके से पता कर पाएं। सो डियर फ्रेंड, अगली वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात करेंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की फाउंडेशन पड़ी, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह और हरि सिंह का क्या क्या पार्टिसिपेट रहा उनके अंदर, तो उसकी सभी की बात करेंगे और आज का जो मॉडर्न हमारा जम्मू कश्मीर है उसकी भी बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज डियर फ्रेंड, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा लाइक कर दें और आप बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कैसी थी, कितनी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली, ये भी आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर रख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।